ये कहानी है ब्रिटिशर्स की उस पॉलिसी की जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कम मिलिट्री कम डिप्लोमेटिक पॉलिसी, यानी कि एक तीर से तीन निशाने। पहला निशाना कि भारत में उनकी मिलिट्री आ गई, वो भी दूसरे राजाओं के खर्चे पर। दूसरा निशाना कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं उनको लेने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि सामने वाले का जो मेंटल स्टेट है उसको आप हैक कर लो, और दूसरी बात उसका जो फाइनेंशियल स्टेट है उसको भी आप हैक कर लो, यानी कि उस पर आपका कब्जा हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप ऊपर चले गए और मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय हो गई किसके, सामने वाले प्रिंस के एक्सपेंस पर। तीसरा, जो अब आपके लिए सबसे बड़ी रास्ता का जो मतलब हर्डल बन सकते थे, कौन बन सकते थे? दूसरे यूरोपियंस, डच, पुर्तगाली और खास तौर पर फ्रेंच, वो बन सकते थे आपके इंडिया के ऊपर रूल करने के बीच में जो हर्डल्स हैं, तो उनको भी एक्सक्लूड करने का काम किया इसी पॉलिसी ने, यानी कि अपने कंपटीटर्स को ही खत्म कर दिया। बात कर रहे हैं हम लोग सब्सिडियरी अलायंस की या सहायक संधि की। ये टॉपिक GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे, इसके मेंस के भी पहलू देखेंगे और प्रीलिम्स के तो देखेंगे ही, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पर बात होगी। शुरू करते हैं सब्सिडियरी अलायंस। तो सबसे पहले ये होता क्या है? होता ये है, जब हम आपको बताएंगे इसको कौन लेकर आया और उसकी क्या शर्तें थी, उन्हीं शर्तों के चलते आप समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। लेकर कौन आया था? फ्रेंच गवर्नर थे एक, डुप्लेक्स जिसका नाम था। ठीक है, क्या करते थे? ये गए हैदराबाद के निज़ाम के पास में। हैदराबाद के निज़ाम ने इनसे कहा कि हमारे पास जो आर्मी है वो उतनी सशक्त नहीं है। क्यों? कि हमारे ऊपर मान लो कि बगल से मैसूर वाले हमला कर दें, ऊपर से अवध वाले हमला कर दें, तो हम बचा नहीं पाएंगे। तो डुप्लेक्स ने कहा कि कोई बात नहीं सर, हमारे पास जो आर्मी है वो मॉडर्न टेक्निक की है, मॉडर्न टेक्निक की जो आर्मी है वो हम आपके यहाँ डिप्लॉय करेंगे या रिक्रूट करेंगे। आप हमें क्या देंगे? उसके बदले में कुछ पैसा देंगे, हमारे आदमी आपके यहाँ जाकर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम आपको अभयदान देंगे कि आपको अब डर नहीं लगेगा। ठीक, तो ये हमारे, अब आपके लिए पहला क्वेश्चन यही बन के आता है कि पायनियर कौन सा? इंट्रोड्यूस किसने की थी? इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डुप्लेक्स ने। कहाँ के थे? फ्रेंच के थे गवर्नर। ठीक है, हैदराबाद के साथ साइन की थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोड्यूस किसने की थी? डुप्लेक्स ने। दूसरी बात, अब ये उसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, तो तब के हमारे गवर्नर थे जो बंगाल के, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो गए सुजाउद्दौला के पास, उन्होंने भी सेम बात बताई। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट तौर पर या ऑफिशियल टर्म में तो बताया जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए, लेकिन उसके पहले कौन कौन लेकर आया उसके बारे में भी चर्चा चल रही है, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है इसलिए। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने उसके साथ सुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे, अवध के जो राजा थे, उनके साथ में ये ट्रीटी साइन की। ट्रीटी में क्या था कि हम आपको अपनी आर्मी देंगे, आपको जो खुद की आर्मी है यानी कि जो अवध के लोग हैं उनसे बनाई हुई जो आर्मी है उसको डिसबैंड करना पड़ेगा, यानी कि उसको खत्म करना पड़ेगा, और हमारे जो सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, वो आपके यहाँ रहेंगे और आप उनको खाना पीना का खर्चा, रहने का खर्चा देंगे और हमें देंगे पैसा रिक्रूट करने के लिए। ये थोड़ी सा और बढ़ गया सिस्टम यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। अब उसके बाद जो ऑफिशियल तौर पर लेकर आए, इसको नाम दिया गया, ये सब चीजें हो रही थी ट्रीटी में। यहाँ पर ये कह रहे थे डुप्लेक्स की, मतलब मान लो कि हैदराबाद वाले गए और डुप्लेक्स के साथ में एक बात करके आ गए, चीज वही है लेकिन उसको अब ऑफिशियल नाम कौन देगा? लॉर्ड वेलेस्ली देंगे। अभी यदि आज के जमाने में डुप्लेक्स होते तो आप क्या कर सकते थे? जैसे वो होता है हमारा बुक माई शो में, वैसे आप जाते कि bookmyarmy.com में और ये आपको डुप्लेक्स अपनी आर्मी दे देते। इनका ऐसा चलता था कि मतलब इनके पास जाओ, पैसे दो और ये आर्मी दे देंगे। कोई वो नहीं कर रहे थे ये कि आपको लेना ही पड़ेगी। ठीक, कोई बाउंडेशन नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्शंस नहीं थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में भी सुजाउद्दौला के ऊपर बाउंडेशंस थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव उनके ऊपर थे। अब केवल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में केवल अवध के नवाब के ऊपर थे। अब यहाँ पर ये जो लॉर्ड वेलेस्ली आए, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये गए मान लो हैदराबाद वालों के पास, निजाम के पास, उन्होंने कहा कि अभी अभी मैं यहाँ नीचे से आ रहा हूँ समुद्र से, तो मैसूर गया था मैं, और जब मैसूर गया था तो वहां पर ये साजिश चल रही थी कि एक आर्मी बनाई जाए उन्हीं लोगों की और अटैक किया जाए हैदराबाद के ऊपर। तो देख लो भैया, आपके पास यदि हो व्यवस्था लड़ लेना उनसे, वरना बताना। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो व्यवस्था है नहीं, तो किया जाए अब क्या? तो उन्होंने कहा कि आप हमसे हमारी आर्मी ले लीजिए।
आर्मी ले लीजिए, तो उसके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये देते रहिए। उसके बदले में जो पैसा है, यानी कि वो आर्मी लेकर आएंगे, हम रिक्रूट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे कि कौन, मान लो कि हम ब्रिटिश से लेकर आ रहे हैं, ब्रिटेन से लेकर आ रहे हैं आर्मी, तो कौन आर्मी में आने लायक है, कौन आर्मी में नहीं आने लायक है, इसका रिक्रूटमेंट का खर्चा कौन देगा। और हम ये सब कर रहे हैं तो हमें भी तो इसकी कुछ चाहिए, सैलरी वगैरह। तो एक फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट देगी ये हैदराबाद, किसको, लॉर्ड वेलेस्ली को। किस लिए, कि आप एक स्टैंडिंग आर्मी हमारे हैदराबाद के, जो फोर्ट है हमारा हैदराबाद है, उसके चारों तरफ अपनी ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय कर दीजिए, रिक्रूट कर दीजिए। उसका खाना और मेंटेनेंस का खर्चा देंगे हम, यानी कौन, हैदराबाद के निजाम। किस लिए, कि जो बगल से किंगडम्स हैं, ये अवध वाले, पेशवा बाजीराव लोग, ये आके हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। और स्वयं मान लो कि किसी दिन लॉर्ड वेलेस्ली का दिमाग खिसक गया, उसी ने कर दिया अटैक, तो कम से कम एक अंग्रेज से तो दोस्ती रहेगी। फ्रेंच वाले कर दें अटैक, कोई भी अटैक कर सकता था। तो हैदराबाद वालों ने कर ली सहायक संधि। अब उस सहायक संधि की क्या शर्तें रहती थी, जो कि आगे आने वाली सहायक संधियों की भी शर्तें नहीं, वो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे सब्सिडरी अलायंस के, वो क्या थे। सबसे पहला ये था कि मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए, आपके जो राज्य को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक, कि मतलब उनके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। अब दूसरी बात जो रही उनकी बात सैलरी की, रहने खाने का तो हो गया, लेकिन अब मान लो कि ब्रिटेन से आए हैं, उनको चाहिए कुछ सैलरी अपने घर में भेजने के लिए, ठीक है, यहाँ अकेले तो है नहीं, मान लो कि उन ब्रिटिश ट्रूप्स की फैमिली रहती है ब्रिटेन में, तो उसकी जो सैलरी है उसको देगा, उसको भी ये नवाब ही पे करेंगे, यानी कि यहाँ के जो प्रिंस थे, जो राजा थे, वही पे करेंगे। लेकिन किसको पे करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि वो जो खर्चा का जो बनाते हैं हम लोग, एक्सपेंस का जो एक पूरा सिजरा रहता है, उसको कुछ ऐसा बनाया कि कुछ तो भेज दी सैलरी वहां पर उनके घर में, लेकिन कुछ सैलरी जो रह गई, उस सैलरी से वो क्या करने लगे कि और ब्रिटिश आर्मी अपने भारत में डिप्लॉय करने लगे, ठीक है। तो ये खर्चा जो नवाब, मान लो कि नवाब ऑफ हैदराबाद ने दिया कुछ, निजाम ऑफ हैदराबाद ने कुछ खर्चा दिया, इनके खाने पीने का तो दे रहे हैं, वो अलग है, ठीक है, खाने पीने का, रहने का ये अलग है, ये जा रहा है किसको, जो ट्रूप्स हैं। अब जो खर्चा बाकी बचा वो जा रहा है कुछ ब्रिटेन और कुछ वेलेस्ली के हाथ में रह रहा है। वो क्यों रह रहा है कि आगे से जो ब्रिटेन के आने वाले और भी ट्रूप्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट करने के लिए जो खर्चा होगा वो कौन देगा, वो हैदराबाद दे रहे हैं, मैसूर दे रहे हैं, तंजौर दे रहे हैं। अब किस लिए दे रहे हैं, कि वो और आर्मी लेकर आए और धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी आर्मी फैला देंगे, रिक्रूट कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा कि जो मिलिट्री बेस है, जो सुरक्षा संसाधन है भारत के, वो किसके हाथ में आ जाएंगे, अंग्रेजों के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएंगे। तो इसके पहला निशाना जो हमने कहा था, पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। तो मिलिट्री यहां से क्लियर हुआ आपका कि पूरे भारत में जो रिक्रूटमेंट होगा आर्मी का, वो कहां से हो रहा है, कि इन्हीं लोगों के पैसे से हो रहा है, वेलेस्ली खुद अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में कैसे हैक किया उसको, कहा कि हमारा एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश ऑफिसियर क्या करेगा कि आपका जो कोर्ट लग रहा है, मान लो कि एक राजा का दरबार लगा है, उसमें कई उसके मंत्री बैठे हुए हैं, उन मंत्रियों के बीच में एक ब्रिटिश आदमी भी रहेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा आपके कोर्ट में। अब ये मूक बधिर तो है नहीं कि कुछ बोलेगा नहीं या सुनेगा नहीं, मान लो कि नहीं बोला, नॉन इंटरफियरेंस की बात थी कि हमारा आदमी आपके कोर्ट के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है, डन है। लेकिन यदि उन्होंने लेकिन वो सुनेगा तो, और जैसे ही वो सुनेगा तो वो क्या करेगा कि ब्रिटिश के वेलेस्ली साहब को जाके बताएगा कि ये मैसूर वाले और तंजौर वाले क्या कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, तो आप इनके हिसाब से कुछ और ऐसा आइडिया लेकर आओ कि इनका ये आइडिया, सबसे पहला उनका सोर्स क्या रहता था कि हमें पैसे चाहिए हैं, इनको निचोड़ना है, इनको निचोड़ के रख देना है इनके पैसे से, तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ। तो क्या होगा यहां पर पॉलिटिकली, कहां वो करेक्ट हो गए कि उन्होंने अपना एक रेजिडेंट यहां पर डिप्लॉय कर दिया, कि ताकि आपके आने वाले जो प्रशासनिक निर्णय हैं उसमें ब्रिटिशर्स की एक नजर बनी रहे, ठीक है। तीसरा क्या है कि हैड टू इन्फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर अटैकिंग और साइनिंग ट्रीटीज विद अदर किंगडम्स। मान लो कि हैदराबाद और मैसूर की गठबंधन हो गया, हाथ मिला लिया, और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया। ऐसा एक बार हो भी चुका था, जो आपका कर्नाटक वॉर्स हैं, आपने देखा होगा कि कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं, उन्होंने एक बार हैदराबाद और मैसूर मिल गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही धावा बोल दिया। तो ऐसा वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, इसलिए कि आपको जब भी किसी सामने वाली किंगडम के ऊपर अटैक करना हो
तो भी हमसे आप बताएंगे, हमारी परमिशन लगेगी। और यदि नहीं भी करना हो, आप मान लो कि आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तो हो सकता है कि वो दोस्ती का हाथ आगे जाके अंग्रेजों के लिए कारगर सिद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको यदि ये दोनों काम कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा। चौथी बात क्या थी कि हैड टू इन्फॉर्म बिफोर डिप्लॉइंग एनी फॉरेन एक्सपर्ट अदर देन द इंग्लिश। ये जो तीसरी हमने बात बोली थी कि पॉलिटिकल मिलिट्री क्लियर हुआ। तीसरी बात क्या है, पॉलिटिकल में आप ये भी रख सकते हो कि पहले तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन उनका हैक कर लिया एक रेजिडेंट को बैठाकर। दूसरी बात आपने, और जब कभी भी आप जाओगे किसी से हाथ मिलाओगे या अटैक करोगे तो हमें बताओगे, तो हमें आपकी राजनीति प्रशासन दोनों पे पकड़ हो गई, किसकी, अंग्रेजों की। मिलिट्री पर पकड़ हो ही गई, आप खर्चा दे रहे हो उनके, और रिक्रूटमेंट का खर्चा वो इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं। और उसके बाद अब जो कॉम्पिटिटर्स को हटाने की बात है, कॉम्पिटिटर्स को कैसे हटाएंगे? कॉम्पिटिटर्स को हटाएंगे वो कि उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सपर्ट इंग्लिश के अलावा, यदि अंग्रेज मतलब ब्रिटेन वाले को रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन यदि और किसी देश के किसी एक्सपर्ट को आप अपनी राजनीति में, प्रशासन में या मिलिट्री में रख रहे हो तो हमें बताना पड़ेगा। और जैसे ही आप बताओगे तो वो मना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो आपके ऊपर अपना कब्जा जमाते जा रहे थे। तो कॉम्पिटिटर्स भी आउट हो गए, एक्सक्लूड हो गए, ठीक है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने अपने नीचे कर लिया, अंडर में कर लिया, और आपका जो मिलिट्री थी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब बात है कि इससे इंपैक्ट्स क्या हुए, कि 3 इंपैक्ट्स तो देख लिए। साथ साथ में जो यहाँ का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि पैट्रियटिज्म की जो भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, वो कब जागती है? जब व्यक्ति हष्ट-पुष्ट हो, ठीक है, लड़ने के काबिल हो, ठीक। लड़ने के काबिल होने के लिए उसको चाहिए अच्छा खाना, खाने के लिए चाहिए उसको पैसा, और पैसा ये राजा ब्रिटिश ट्रूप्स को दे रहा है, साथ में लॉर्ड वेलेस्ली को दे रहा है रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट नाम से नहीं, रिक्रूटमेंट के लिए दे रहा है कि सैलरी भेज दो आप इन लोगों को वहां पर। तो ये राजा अपनी जेब से दे रहा होगा क्या? राजा भी कहीं ना कहीं जो वहां की जनता है उनसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूल के दे रहा होगा, और जब वहां की जनता से एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा, और उतना वहां पर फेमाइन वगैरह अकाल भी पड़ जाता था बीच बीच में, तो जब वहां से एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा तो क्या वहां पर अमीरी और खुशहाली आएगी? नहीं, वहां आएगी गरीबी। और जब गरीबी आएगी तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक स्लेवरी की जो भावना है, गुलामी की जो भावना है, वो जागृत हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि ठीक है, अब लड़ना वड़ना नहीं है, यही वेलेस्ली के अंडर में रहो और ब्रिटिशर्स की सुनो कि जो वो क्या कह रहे हैं। उन्हीं की आर्मी लगी हुई है, उन्हीं का एक रेजिडेंट है, तो मंत्रिपरिषद भी कहेंगे कि ठीक है भाई, अब जब आपको ही बताना है, जाके आप वहां बता देते हो, तो इनके अनुसार ही निर्णय लेते हैं हम लोग। तो ये इस प्रकार से इन्होंने यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी जन्म दे दिया। कहाँ? इन सब जगहों पर। अब आपसे एक और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किसने और कब कब कैसे कैसे संधि साइन की, ठीक है। सबसे पहले हैदराबाद ने की 1798 में। फिर उसके बाद जो एक आपके बार बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस पर साइन करने के लिए मना कर दिया था? उनका नाम था टीपू सुल्तान। उन्होंने युद्ध भी लड़े, और चौथे कर्नाटक वॉर्स था जो चतुर्थ कर्नाटक एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुए, उन्होंने 1798 के आसपास टीपू सुल्तान को मार दिया और वहां पर वोडियार डायनेस्टी को बैठा दिया। अब वोडियार डायनेस्टी को बैठाया ही इसी शर्त पर था कि आप हमारे साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन करेंगे। तो 1799 में मैसूर को उन्होंने अपने अंडर में लिया, फिर उसके बाद तंजौर, उसके बाद फिर आपका पेशवा बाजीराव यहां से, उसके बाद फिर सिंधिया ग्वालियर वाले, उसके बाद गायकवाड़ 1805 में गुजरात वाले, ये भी मराठा थे। उस समय पे गुजरात और महाराष्ट्र एक मराठवाड़ा माना जाता था, ठीक। उसके बाद आपके नागपुर वाले भोसले, अवध वाले जो नवाब थे 1801 में ही कर लिया था। और सबसे अंत में जो इंदौर के होलकर थे, उन्होंने थोड़ी बहुत आनाकानी की, लेकिन 1818 में वो भी मान गए, और इसी प्रकार सब्सिडियरी अलायंस पर साइन कर दिया उन्होंने। तो इन सब लोगों ने सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किया। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले किसने किया, तो हैदराबाद ने किया। सबसे लास्ट में किसने किया, तो होलकर फ्रॉम इंदौर ने किया। किस शासक ने नहीं किया, तो टीपू सुल्तान ने नहीं किया। कहाँ के थे, मैसूर के थे, ठीक है। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, वोडियार डायनेस्टी आई। ये कुछ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इससे। और प्रीलिम्स के क्वेश्चन ये बन सकते हैं आपसे कि ये डुप्लेक्स इंट्रोड्यूस किया है और
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जो हुई थी उसमें भी एक प्रकार से सब्सिडियरी अलायंस ही था, वो नाम नहीं था उसका। और किसने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस की, वो है लॉर्ड वेलेसली। और बाकी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो मेंस के लिए थे। तो ये था हमारा सब्सिडियरी अलायंस पर एक छोटा सा वीडियो। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।